आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त जो भारत और बिहार का जो ऐतिहासिक गया जिला है, मैं वहाँ हूँ। और चूँकि ये गया जिला जो है ज्ञान और मोक्ष के धरती के लिए जाना जाता है देश और दुनिया में। और चूँकि बिहार का अब निज़ाम बदल गया और मेरे साथ पूर्णिया अमौर से AIMI के विधायक हैं अख्तरुल इमाम साहब। चूँकि लंबा नाम है इसलिए गड़बड़ा जाते हैं। हाउस में बड़ा क्रांतिकारी मुद्दा ये उठाते रहे हैं और ये सरकार का जो व्यवस्था रहता है उस पर सवाल उठाते हैं जो जनहित से जुड़ा मुद्दा रहता है। और अमौर से भारी संख्या में जीते हैं चूँकि, लेकिन सरकार बदल गया। अब 2-3 मुद्दा पे हम बात करेंगे कि अब सरकार पहले NDA की थी, अब महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन इससे पहले इनके पार्टी को तोड़ दिया गया। 5 विधायक इनके थे जिनमें 4 लोग को राष्ट्रीय जनता दल में मिला लिया गया और 1 बचे हैं। और ये चूँकि आदमी का जो राजनीति करने का तरीका होता है, नीति सिद्धांत का बात है। और चूँकि आज गया में प्राकलन समिति का बैठक था, पहले तो हम इसे जानना चाहेंगे। सर, आपका गया जिला में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और सर, ये आज किस तरह का बैठक था? दरअसल सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चलती हैं तो उसको सब कमेटी होती है असेंबली की, जो समझिए कि मिनी असेंबली है। जिन दिनों में सदन नहीं चलता है उन दिनों जो समितियां हैं अलग अलग विभाग में बटे हुए हैं, वो जाकर के ज़िले में जाकर अनुसरवन करती हैं कि काम क्या हो रहा है, गुणवत्ता क्या है। तो एस्टीमेट कमेटी दरअसल उसी से जुड़ी हुई एक कमेटी है जो यहाँ पर एक तो एस्टीमेट को भी देखती है कि एस्टीमेट का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही कमेटी एम्पावर्ड है कि दूसरी चीज़ों को भी देखे, तो इन्हीं चीज़ों की समीक्षा करती है। देखिए, चूँकि जनता को बहुत सा चीज़ का जानकारी नहीं रहता, बहुत सारा विधानसभा में कमेटियाँ गठित की गई है। तो ये प्राकलन समिति है, ये सर बता रहे हैं, चूँकि मेंबर उसके हैं, और ये बता रहे हैं कि जब हाउस नहीं चलता है तो ये समीक्षा करते हैं। जैसा कि सभापति ने बताया कि अभी 9 जिला में और घूमना बाकी है, यहाँ के बाद जहानाबाद में जाएंगे। हम इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे, कुछ सामाजिक मुद्दा जो बिहार का है उससे जुड़ा हुआ बात करेंगे। सर, एक चीज़ बताइए हमको कि जैसे जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है वो बात आती है कि सरकार में अफसरशाही बहुत है, और जो जनहित से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसमें घूसखोरी का बात आ रहा है। आज क्या पूरे अखबार में भरा पड़ा है कि वो अंचलाधिकारी का वो शिकायत लेके आदमी मुख्यमंत्री के यहाँ गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है जो पहुंच गई है, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लूट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक तो ये इनके कर्मचारी सही नहीं हैं, और CO से लेकर न जाने ऊपर के कर्मचारी कहाँ तक प्रभावित हो गए हैं कि इतनी शिकायत होने के बावजूद भी इनकी कार्रवाई नहीं होती है। कुछ लोगों पर जिन पर भी छापेमारी हुई है, करोड़ों की दौलत इनकी निकली है। और ये है कि गुज़िश्ता कई सालों से जो लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है वो ये हुआ है कि अफसरशाही मने समझिए कि चरम सीमा पर पहुंच गई है। देखिए, लोकतंत्र की असल परिभाषा यही है कि जनता के हितों की रखवाली जनप्रतिनिधि करें। एक सिस्टम है, SDO हैं, BDO हैं, DM हैं। विधायक जी का देहांत भी हो जाएगा, 6 महीने तक जगह खाली भी रहेगी, तो किसी का एक जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या कोई काम नहीं रुकेगा। वो तो सब कुछ करेगा, सिस्टम बाकी रहेगा। लेकिन क्यों है विधायक? सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं है। कानून बनाने के साथ साथ इसका सही तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है। 5 साल के अंदर के लिए इनको चुना जाता है, 5 साल के बाद फिर जनता में जाएंगे। सरकारी नौकरी होती है वो 30 साल की 35 साल की हो जाती है, तो वो तो बेफिक्र हो जाते हैं कि मुझको तनख्वाह मिलनी है, सस्पेंड हो जाएंगे, तनख्वाह भी मिलेगी, मामला कोर्ट से हम पैचअप कर लेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि इसलिए होते हैं कि हम जनता की पीड़ा को समझेंगे और जनता का जो हक है, जो इनक्रॉच किए हुए ऑफिसर्स, इसको हम ठीक करेंगे, तभी जनता अगले बार मेरा रिन्यूअल करेगी 5 साल के बाद। तो इसलिए उसकी सही देखरेख के लिए भी लोकतंत्र में व्यवस्था की गई है। लेकिन आज कहीं ना कहीं विधायकों पर अफसर हावी हैं, और यहाँ भी देखा गया कई पदाधिकारी नहीं आए, और नियमित तौर से न आने वाले पदाधिकारियों को पूर्व सूचना देनी चाहिए थी, पूर्व सूचना भी नहीं दी उन लोगों ने। तो अफसरशाही का नंगानाज पूरे राज्य में हो रहा है। दिन दहाड़े लोगों का मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी आज ही के खबर में आपने देखा होगा 7 महिलाओं का वो यूट्रस निकाल लिया गया है, किडनी निकाल लिया गया है। तो आखिर गरीब जाएँ तो जाएँ कहाँ?
तो बड़ा चीरहरण हुआ है गरीबों का। सत्ता प्रेमी लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, जनता के दुखों की दवा करने वाले लोग लगता है कि बिहार में लुप्त हो गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कही। देखिए, मनरेगा में भी इस तरह का काम हो, लूट मचा हुआ है। और सर, हम इनसे जानना चाहेंगे सर, देखिए ये जो गरीबों का जो राशन है उसमें अक्सर शिकायत आ रहा है। हम चूँकि ये सवाल हमने सभापति के समक्ष भी उठाया है कि और वो लगभग स्थानीय डीलरों से 70 से 80 रुपये क्विंटल तसीला जा रहा है, कमीशन तसीला जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो आप लोग सरकार को इससे अवगत कराएंगे क्या? मैं तो इसीलिए कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आध बार इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के पास सामने में नहीं होते, जो सच्चाइयाँ उनके पास नहीं आ पाती हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, मैं नहीं समझता हूं कि 30% 40% राशि का काम हो पा रहा हो। बाकी सारी चीज़ें ऊपर तक कट जाती हैं और किसके पास जाकर रोए। अब मैं कह रहा हूं कि फ़ौरन, मैं कहता हूं विद इन 24 आवर्स अगर मुख्यमंत्री के सामने में ये खबर आ गई कि 50,000 लिया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की सैली गर्म होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नरम ही देखा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं से कि सरकारी बाबुओं के सामने में सरकार नतमस्तक हो गई है ना। इस पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप अगर सही पाया गया हो तो ऐसे अफसरों को हथकड़ी लगा करके जेल भेजवाना चाहिए, तभी मामला वो होगा, क्योंकि सज़ा नहीं मिल पा रही है लोगों को। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अब देखिए, अंचल से उठ करके मामला मुख्यमंत्री के यहाँ चला गया कि भाई हमारे से 50,000 रुपया ये लिया जा रहा है। अब इनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, ये बताइए कि जैसे अभी बिहार में 2 जगह उपचुनाव हुआ और जो विरोधी पार्टियां हैं वो आपके पार्टी को भाजपा की बी पार्टी कहती है, और वहाँ से गोपालगंज से भारतीय जनता पार्टी जीती थोड़े से अंतर से, और मोकामा से। तो ये जो विरोधियों का जो आरोप आपके पार्टी के ऊपर लगता है, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक जवाब देने से पहले मैं सामाजिक जवाब दूंगा। समाज में होता यह है कि बड़े लोग, दालान वाले लोग, पक्का मकान वाले लोग, ज़मींदार लोग, जब गरीब का बच्चा अच्छा कुर्ता पहनता है तो उसके बदन में नोचनी होने लगती है। जब गरीब के यहाँ कोई खुशबूदार खाना पकने लगता है तो अमीरों के पेट में ऐंठन होती है। ठीक उसी तरह से ये सत्ताधारी पार्टियां हों या नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हों, उनके पेट में एमआईएम को देखकर ऐंठन होने लगी है। मुझे कहते हैं शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों को कि बीजेपी के समर्थन से सरकार किसने बनाई थी। और अभी तो मैं राजद को कहूँगा कि राजद जरा झांके अपने गरेबान में कि जिसको टिकट दिया था वो आरएसएस का वर्कर रहा है। आपने आरएसएस जो बीजेपी की जननी है उसको आपने टिकट दिया है और दूसरे को कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम। ये दरअसल ये है, बिहार में दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के कंधे पर पांव रखकर सब कोई ताज हासिल करना चाहते हैं, तख्त पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको हिस्सा नहीं देना चाहते हैं कोई। ये चाहते हैं कि गर्दन झुकाकर बात करें। और मैं तो कहूँगा, मुझे तो हंसी आती है कि इन पार्टियों में जो माइनॉरिटी के लीडर्स हैं वही गालियाँ दे रहे हैं हम लोगों को ज़्यादा। क्यों? उनके अंदर का इंसान जो है वो ये कहता है कि एमआईएम जब से आई है एक आध पंक्ति कुर्सी उनकी आगे लगने लगी है। अब वो ने पीछे बैठ के रहते तो कोई पूछता भी नहीं था उनको। तो दिल तो उनका नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि अपने आका को खुश करना है, चूँकि वो लोग टिकट ही पर जीत के आएंगे, अपनी शक्ति तो है नहीं, तो अपने आका को खुश करने के लिए वो हम लोग को गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन जब टेलीफोन पर बात होती है, मुलाकात होती है, तो कहते हैं कि भाई जब से एमआईएम आई है तो पार्टी में तो हमारी इज्जत बढ़ गई है। ये लोग दोहरा किरदार अदा कर रहे हैं और हमको इन लोगों के इल्ज़ाम से कोई परवाह नहीं। हम आए हैं जनता की, हमें सत्ता की भूख भी नहीं है, सत्ता की ललक भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गांधी ने और मौलाना आज़ाद ने जो सपना दिखाया था कि देश जब आज़ाद होगा तो मेहतर का बेटा हो या राजा की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। इन 75 सालों में क्या ये समानता आ सकी? अगर नहीं आ सकी है तो ये जो मेहतर के बच्चे हैं, यानी दलितों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, महादलितों के बच्चे हैं, अक़लियतों के बच्चे हैं, इनको कब अच्छा स्कूल मिल पाएगा? इन बीमारों को कब अच्छा हॉस्पिटल मिल पाएगा? अभी देखा आपने, टॉयलेट वाले कमरे में बैठ बैठ करके लोग आ रहे थे इसमें छठ पूजा में, तो बाहर प्लान क्यों नहीं रुका? कहाँ है बिहार आज खड़ा? तो इन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सत्ता के हों या विपक्ष के लोग हों, हम उनकी परवाह नहीं करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। आज सही तौर पर चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना के नाम पर देशबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे मॉब लिंचिंग्स हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, उस पर अगर प्रखर तौर पर पार्लियामेंट में कोई बोलता है तो मैं समझता हूं कि विपक्ष की भी बड़ी भूमिका हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। और आज बिहार में भी मुझको सौभाग्य कहिए इसको या दुर्भाग्य कहिए कि मुझको प्राप्त हुआ है कि बिहार में अक़लियतों के मामले में, दलितों के बोलने वाला कोई नहीं है। बीजेपी को दलितों से, अक़लियतों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष में है वो बोलेगा नहीं, और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, वो बोल नहीं पाएंगे।
तो ऐसे वक्त में ये भूमिका हमको अदा करनी पड़ रही है और उन तमाम तर मुद्दों को हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं और बड़ी मजबूती से रख रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ, चूँकि बीजेपी को हम कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं, हमने अपना नैतिक समर्थन भी इनको दिया है और हमारी को तोड़ करके ये लोग सरकार बना सके हैं। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं कि ये लोग गुलाम बनकर हैं। गुलाम सियासत नहीं होगी। हम दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को बिहार के मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं। यही हमारा प्रयास है। उनके कहने की कोई परवाह नहीं करते हैं। तो मतलब आने वाले दिन में आप और मजबूती के साथ MIM जो पार्टी है आपका, वो फिर से खड़ा रहेगी मैदान में? मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक राजनीति का ये दायित्व है कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई लड़ी जाए और सत्ता की लड़ाई लड़ने वाले लोग, जाति की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने इन लड़ाई को भुला दिया है और MIM उनको ये याद भी दिलाती है। और ये लड़ाई लड़ना, मैं समझता हूँ कि आप भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा और बिहार का कन कन और जन जन कहता है कि यहाँ पर न्याय उचित राजनीति होनी चाहिए। सबके वोट की कीमत बराबर है तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबकी वोट की कीमत बराबर है तो सबके लाश की कीमत बराबर होनी चाहिए। बाबुओं के लिए अलग हॉस्पिटल, अफसरों के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग हॉस्पिटल और गरीबों के लिए अलग हॉस्पिटल। कुत्तों के लिए शहर में दवा मिल जाती है और गरीब, उनके माँ तड़प के मरती है, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल पाती है। हमारी लड़ाई इन बुनियादी चीज़ों को लेकर है। धन्यवाद सर। तो ये हमारे क्रांतिकारी साथी अख्तरुल इमाम साहब थे। इन्होंने कहा कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जो पार्टियां लोकतंत्र में, जो पार्टियां गरीब की बात कह करके सत्ता में आती है, दलितों की बात कह करके सत्ता में आती है, पिछड़ों की बात कह करके सत्ता में आती है और उनको भूल जाती है, और इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही कि अभी तक जो पलायन है या फिर जो गरीबी है, जो अस्पताल है, जो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इन पर इन्होंने सवाल उठाया है और हम चाहते हैं कि जो निजाम है वो इस पर ध्यान दें। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए गया सर्किट हाउस से। धन्यवाद।